जय हिंद। आज हम डिस्कस कर रहे हैं FST 10 का पेपर 1। पेपर के लेवल की अगर आप बात करें तो पेपर टफ कैटेगरी में था आपके पास, और इसमें अगर आप इजी सवाल की बात करेंगे तो दो तीन सवाल थे जो थोड़े इजी थे, बाकी सवाल कैलकुलेटिव भी थे और टफ भी थे, दोनों ही थे। तो पेपर टफ था। आई होप आपने पता नहीं कैसे स्कोर किया, फिर भी आप एक बार सवाल देख सकते हैं। सवाल अच्छे थे, मतलब कुछ कंसेप्ट आपके लिए नए भी, कुछ कंसेप्ट का इंप्लीमेंट था वो बहुत अच्छा था, और कैलकुलेशन वाइज पेपर थोड़ा टफ हो जा रहा था। सबसे पहला सवाल है वो आपका थोड़ा कैलकुलेटिव है। उस सवाल में क्या है, हमने पहले सोल्व कर रखा है सवाल को। आपको ये dl/dt का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि किसी भी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी कोरस्पोंडिंग कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कितने हैं। क्लियर? तो मैंने बोला कि किसी स्पेसिफिक की वेलोसिटी कोरस्पोंडिंग जो मैक्सिमम पार्टिकल होंगे, मतलब कि कोई तो एक ऐसी वेलोसिटी होगी जिससे कोरस्पोंडिंग जो पार्टिकल का काउंट होगा वो मैक्सिमम होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल। उसको निकालने के लिए क्या करा, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे, बिकॉज ये किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी कोरस्पोंडिंग पार्टिकल्स का काउंट है, तो जिस स्पेसिफिक वेलोसिटी कोरस्पोंडिंग पार्टिकल का काउंट मैक्सिमम होगा उस वाली वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? v मोस्ट प्रोबेबल। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर किया। तो डिफरेंशिएशन में सिंपल डिफरेंशिएशन है, पहले एक टर्म को किया, दो वेरिएबल है, एक v और एक ये v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, v वेलोसिटी है, तो हमने डिफरेंशिएट किया 0 के बराबर किया, तो यहाँ पे जो v है वो 1/v के बराबर आ रहा है। और ये v क्या है? ये एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबल है। v क्या है? मोस्ट प्रोबेबल। अच्छा, मुझे पता है v मोस्ट प्रोबेबल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2RT/m² किया तो इसके बराबर आ गया। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई, b की वैल्यू मिल गई आपको, दैट इज b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू पूछा ना, b इज इक्वल टू m/2RT, तो a ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। फिर हम a की वैल्यू कैसे निकाली? हमने a की वैल्यू के लिए हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी एक स्पेसिफिक v वेलोसिटी कोरस्पोंडिंग dl पार्टिकल थे मान लिए, ठीक, तो ऐसे वेलोसिटी का कौन सी वेलोसिटी पॉसिबल है 0 से इंफिनिटी तक, तो ये इस सब वेलोसिटी का सम आ गया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आपको एवरेज मिल जाएगा इसका। तो अगर आप यहाँ पे v को dl की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, dl की वैल्यू कितनी है आपके पास? दिस मल्टीप्लाई d, तो दिस मल्टीप्लाई डी और एक भी और है ये वाला, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? v क्यूब बन जाएगा 0 से इंफिनिटी। अब आप इसका इंटीग्रेशन किए, थोड़ा सा टफ है इसका इंटीग्रेशन, अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे इसकी वैल्यू आती है ये वाली। अब v एवरेज का फॉर्मूला है, मुझे पता है √8RT/πa। अब मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ a चाहिए, b नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, b की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे पुट कर दी, फिर सोल्व किया, सोल्व करने पे a का एक्सप्रेशन ये आ रहा है आपके पास में। तो इसके आपके पास दो आंसर सही हो गए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव था, पर थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर वैसे सवाल हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम नंबर 22 करते हैं। 22 में आपके पास क्या बोल रहा है, इस तरीके का सेटअप दिखाया हुआ था और लिक्विड्स आपने फिल किए। अब पहला तो नो डाउट ये आता है, सर इसमें बताया नहीं कहाँ पे रो है, कहाँ पे कौन सा रो है, रो 1 कहाँ पे है, रो 2 कहाँ पे है। तो यार ये तो आप लॉजिकली समझ सकते हैं ना, अगर कोई लिक्विड की डेंसिटी कम होगी तो ऊपर रहेगा, किसी की डेंसिटी ज्यादा होगी तो नीचे रहेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या वाटर ऑयल में से आप ऑयल को नीचे रख रहे वाटर को ऊपर? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अगर वाटर ऑयल कॉम्बिनेशन है तो पक्का ऑयल ऊपर आएगा, वाटर नीचे आएगा। जो तो जिसकी डेंसिटी कम है वो पक्का ऊपर आएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो पक्का नीचे आएगा। तो इसके बारे में कई लोगों ने डाउट पूछा, सर कहाँ पे रो 1 रखे, कहाँ पे रो 2 रखे। तो यार ये तो गलत बात है ना, इतना तो आप सोच सकते हैं खुद ही। अब आपसे क्या बोला गया, ये बात कर रहे हैं फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं, फिर वेलोसिटी से फोर्स निकाल लेंगे। जो लिक्विड जैसे लिक्विड जो बाहर निकल रहा है उस पे जो आपके पास फोर्स लग रहा है वो निकाल लेंगे, और उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे फोर्स इस कंटेनर के ऊपर भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम इन दोनों पॉइंट्स की बर्नौली लगा रहे हैं, तो मैंने इसके लिए लिखा, जो आपके पास इस वाले पॉइंट के लिए कितना आएगा, रो की जगह कितना आएगा 600 जी, और ये कितना आएगा 30/100, प्लस इसके लिखेंगे अगर आप, तो रो की जगह आएगा 1200 रो जी, और ये वैल्यू कितनी है 10/100 इज इक्वल टू हाफ रो इंटू v²। यहाँ पे जो लिक्विड बाहर निकल रहा है वो ये वाला लिख रहा है, इसलिए इसका रो लिखा जाएगा ना, ये वाला लिक्विड बाहर निकल रहा है ना आपके पास। अब आप देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 0 0 साफ हो गया आपके पास, इससे ये वाला 0 साफ हो गया आपके पास, और यहाँ पे ये साफ हो गया, तो ये कितना है आपके पास 18 आया। प्लस यहाँ पे देखते हैं, ये इससे साफ हो गया, ये इससे साफ हो गया, तो कितना है 12 आया। यहाँ पे कितना है आपके पास 6v²। अच्छा, अगर आप इसको सोल्व करते बन गया 30 बन गया ना आपके पास में, तो यहाँ पे कितना 30 आ गया, तो v की वैल्यू कितनी है √5 मीटर/सेकंड। इतनी वेलोसिटी आपके पास में आ रही है, जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी आ गई आपके पास, दैट इज √5 मीटर/सेकंड। अच्छा, अगर ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स कितना होगा आपके पास, फोर्स होगा ρ(a)v²। ये फोर्स होगा ना, क्योंकि यहां से जो लिक्विड बाहर निकल रहा होगा तो एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज होगा, तो रो इंटू में a मल्टीप्लाई v, ये तो हो गया आपके पास वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई v किया, देख इसको
इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये टर्म क्या हो गया तेरे पास, मास हो गया, ये वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया पर सेकेंड। इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना है तेरे पास, रो की जगह हमने लिख दिया 1200, ओके, और ए की जगह कितना 5 सेंटीमीटर 10⁴, ठीक है। रो ए और वी स्क्वायर की जगह कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ पे ये 2 जीरो से इसके 2 बचे सिर्फ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर तू देखेगा 4 तो यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है इस कंटेनर के ऊपर, 3 न्यूटन। तो पहले ऑप्शन में क्या बोला, इफ द सरफेस इज स्मूथ देन द राइटवर्ड फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड। नहीं, 4 न्यूटन नहीं, कितना 3 न्यूटन आपको लगाना पड़ेगा अगर आपको इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इफ सरफेस इज स्मूथ द राइटवर्ड फोर्स 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द वेसल, सही बात, बी सही है। इफ सरफेस इज रफ और फ्रिक्शन कोफिशिएंट कुछ गिवन है तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगाएं, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 लगाना पड़ेगा अगर इसको रेस्ट पे रखना है। चल फ्रिक्शन का फोर्स देख लेते हैं कितना आ सकता है उस वाले केस में। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है आपके पास, दैट इज म्यू इनटू में mg। mg की वैल्यू निकाल देता हूं मैं, mg की वैल्यू कितनी हुई तेरे पास 30, ओके। और इस कंटेनर का एरिया आपको गिवन है सवाल में, वो कितना एरिया आपको, जो एरिया आपको गिवन है वो एरिया है आपके पास 1000 ना, तो हम यहां पे लिख लेते हैं इसको, दैट इज म्यू इनटू में 30 इनटू में 1000। ये टोटल सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपके पास, तो 10⁶ कर दिया आपने। ये इसका वॉल्यूम लिखा है और वॉल्यूम को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए आप, रो कर दीजिए, प्लस इसके लिए आप लिखिए तो कितना आएगा 20 इंटू 1000 डिवाइड बाई 10⁶, ठीक है। और इसका रो कितना आपके पास 1200, और ये आपके पास जी है। इतना हो सकता है एफ एस मैक्स। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एफ एक्स मैक्स की। अगर एफ एक्स मैक्स की वैल्यू आपके पास में 3 न्यूटन से ज्यादा आ रही है तब तो आपको कोई फोर्स लगाना नहीं है, अपने आप काम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू आपके पास सोल्व करेंगे तो ये 2 3 2 5 और 1 6, ये पूरा साफ हो गया आपके पास। सिमिलरली 6 यहाँ पे, 3 4 5 6 यहाँ पे भी साफ हो गया। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे तो भाई 18, ओके। और यहाँ पे कितना बन रहा है आपके पास, दिस विल बी 24, ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई जी, ये एफ एक्स मैक्स है। म्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 0.04, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 18 आया ना यहाँ पे, और 18 आया और यहाँ पे आपके पास 24 आया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी आपके पास 32 और 42 42, ठीक। और मल्टीप्लाई 10, ये एफ एक्स मैक्स। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है। यहाँ पे आपने साफ किया, यहाँ पे ये 0 साफ हो गया आपके पास, और ये 5 आ गया। तो एफ की वैल्यू, एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, वो आ रही है 84 डिवाइड बाई 5, और 84 डिवाइड बाई 5 3 से बड़ा है तो 0 लगाने से काम हो जाएगा। फिर इसने बोला इफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इतना गिवन तो मैक्सिमम फोर्स आप कितना लगा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा है। पहले इसकी वैल्यू एक्यूरेट निकाल देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5, 84 डिवाइड बाई 5 ना, तो 5 3 16.8 ना, 16.8 न्यूटन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब सुनना मेरी बात को, इस पे जो इधर फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 3 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। आपसे बोला गया कि मैक्सिमम फ्रिक्शन आप कितना लगा, मतलब मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते, इधर से कुछ एफ एक्स लगा दो आप मैक्सिमम, और यहाँ पे वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 प्लस वो 16.8, तो कितना 19.8 मैक्सिमम फोर्स है जो आप यहां से लगा सकते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, 3 ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। प्रॉब्लम नंबर 23, आपको कुछ पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लिखा हुआ है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो कभी भी अगर आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन वगैरह की बात करेगा तो हमें सबसे पहले पोटेंशियल क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। एफ कितना होता है, एफ होता है माइनस डी यू बाई डी आर। तो मैंने पहले फोर्स निकाला, तो फोर्स जो आपके पास है वो माइनस बाहर लगा दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना आएगा आपके पास -5ar⁶ प्लस 3b डिवाइड बाय r⁴, ये फोर्स है। अगर आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो एफ की वैल्यू अगर 0 होनी चाहिए तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5a डिवाइड बाय r⁶ इज इक्वल टू 3b डिवाइड बाय r⁴। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो r² की वैल्यू किसके बराबर आएगी 5a बाय 3b, और r कितना आ गया √5a बाय 3। तो काम हो गया आपका। हाँ, आपको इक्विलिब्रियम सेपरेशन मिल गया आपके पास, और कितना है √5a बाय 3b, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
अभी हम 23 का ऑप्शन सी और डी करते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो मैं सबसे पहले देखा जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो निकाल लिया, ये एक्सप्रेशन आया था, और जो इसकी मीन पोजीशन थी वो आई थी मेरे पास r इज इक्वल टू √5a/3b। हमें क्या करना है, हमें अब इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो हमने क्या किया, मीन पोजीशन थोड़ा शिफ्ट कर दिया। तो आर की वैल्यू कितनी पुट कर दी, मीन पोजीशन प्लस एक्स पुट कर दिया आपने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें क्या किया आपने, यहाँ पे बाहर निकाल लिया, √5a/3b को बाहर निकाला, तो ऐसा बन जाएगा पावर 6 है, और ये इसके डिवाइड में ले गए ताकि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया जा सके। तो ये क्या बना तेरे पास, दिस विल बी 1 + x बाय √5a/3b और पावर -6 थी, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया तो ये टर्म बन गया। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही किया, √5a/3b की पावर 4 को बाहर निकाल लिया, ऐसे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगा दिया। अब सुन मेरी बात को, 5a डिवाइड बाय दिस -3b डिवाइड बाय दिस, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसके लिए 0 वाली थी ना। अगर 5a बाय √5a/3b की पावर 6 -3b बाय √5a/3b की पावर 4 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 1 मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो कट जाएगा टर्म, तो इसको लिखा ही नहीं, सीधा इसको किया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते कितना मतलब 30 बना, तो मैंने लिखा 30ax और √5a/3b को बाहर ले आए, और हम क्या किया, इसको स्क्वायर को और √5a/3b को बाहर निकाला, तो इतनी एक्सप्रेशन बन गया। तो यहाँ पे कितनी पावर बची, सिंगल पावर बच गई, यहाँ पे छोड़ दिया, और यह टर्म इतनी बन गई 12bx। अब हमने इसको एलसीएम लिया, प्रोसीड किया, तो प्रोसीड करने पे ये फोर्स आ रहा है आपके पास। अब सोच, यहाँ पे दो मास ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं ना, इसका मास भी m, इसका मास भी m, तो इसका जो m लिया जाएगा वो m रेड्यूस लिया जाएगा ना। तो m रेड्यूस कितना है, m1 m2 डिवाइड बाय m1 + m2, तो कितना है पास m/2। तो हमने इसको किसके बराबर करा, m/2 के बराबर करा, तो टाइम पीरियड हमारे पास ये आ गया। तो थोड़ा लेंथी है पर कंसेप्ट ये भी कैलकुलेटिव सा है, बस सवाल में कंसेप्ट तो बस इतना ही था कि मीन पोजीशन से शिफ्ट कीजिए और आप फोर्स निकाल दीजिए। और एक चीज और थी इसमें कि यहाँ पे जो m लिखना था m नहीं लिखना था, रेड्यूस मास लिखना था, तो वो भी गलती हो सकती है। तो इसमें दो ऑप्शन सही हो गए इसमें, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। पॉइंट नंबर 24 में आपको बोल रहा है यूरेनियम 235 और कितना है ये 92 है, ठीक है। ये डीके हो रहा है आपके पास। सबसे पहले बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन ड्यूरिंग 1 सेकंड इंटरवल रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द टाइम। देखो जो डीके का जो होता है हम क्या लिखते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, अगर आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं डिकेड, जितने डीके हो चुके हैं डिवाइड बाय टोटल। क्लियर। अगर आप इंस्टेंस पर की बात कर रहे हैं, हर एक इंस्टेंट पे कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके होगी, तो आप डीके को क्या लिख देंगे, dn/dt, इतना ही तो डीके हो रहा है, और आपके पास में टोटल जो आपके पास में थे वो कुछ n0 मान लो, तो इसके क्या बनेगी, लैम्डा इंटू में n0 डिवाइड बाय n0, किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा। अगर ये बड़े टाइम इंटरवल की प्रोबेबिलिटी की बात करते तो आपको लिखना पड़ता डिकेड की काउंट, दैट इज n0 माइनस डीके होगा, n0 ब्रैकेट में 1, यही आएगा ना आपके पास, जो डिकेड होगा कितना होगा, n0 ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा टी, ऐसे ही करते हैं। पर आप इंस्टेंस पूछ लिया, इस वजह से आपने इसको dn/dt लिखा है। तो ये कांस्टेंट आ रहा है, लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब कोई और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, तो जो कि कांस्टेंट चीज है। तो ये तो सही हो गया। फिर इसने बोला क्वाइट एप्लीकेबल क्वांटिटी विल रिमेन इवन आफ्टर द एवरेज टाइम। टी एवरेज कितना होता है आपके पास, टी एवरेज होता है 1/λ। अब चेक कर लो भाई 1/λ टाइम में कितना न्यूक्लियर बचा होगा, तो n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। टी के जगह कितना 1/λ, तो कितना आएगा आपके पास n0/e, मतलब एक टी एवरेज के बाद में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बच जाएंगे आपके पास, n0/e। तो डी के कितने हो जाएंगे, n0 माइनस n0/e, तो आपके पास में एक अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो हाँ ये बात भी सही है। फिर सी बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन ड्यूरिंग 1 सेकंड इज लोअर इन द फर्स्ट हाफ एंड ग्रेटर इन सेकंड हाफ। तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा टाइम पे, वो तो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका मतलब ही नहीं है। डी बोला द एनर्जी ऑफ द एमिटेड अल्फा पार्टिकल इज लेस देन द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ यूरेनियम 235। मान ले यहाँ पे से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है हीलियम 24, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यूरेनियम 90, मान लो यूरेनियम 231। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो दोनों में जाएगी ना, इसके और इसके पास में। तो इसके पास में जो एनर्जी जाएगी, जो इसके अल्फा पार्टिकल के पास में जो एनर्जी जाएगी, वो ऑब्वियसली जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होगी उससे क्या होगी, आपके पास कम होगी। तो तीनों ऑप्शन सही हो गए। कौन कौन से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। 25 आपके पास में थोड़ा अजीब सा सवाल है। इसमें एक्चुअली क्या बोला गया आपको कि हाइट किसी प्लेस पे अगर आप h हाइट मेजर कर रहे हो उसमें एरर आपको गिवन है, डेंसिटी में एरर गिवन है, यंग्स मॉडुलस में एरर गिवन है, और आपको परसेंटेज एरर निकालना है मेजरमेंट के अंदर h मेजर करने के लिए चाहता है वो। तो मैंने बोला यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना हुआ तेरे पास mg डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, और स्ट्रेन कितना हुआ तेरे पास चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। तो
तो हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं कि लेंथ में कितना मतलब बन रहा है, लेंथ की पावर कितनी आ रही है और डेंसिटी की पावर कितनी आ रही है। हमें किस किस टर्म्स में लिखना है, डेंसिटी की टर्म में लिखना है, यंग्स मॉडल्स की टर्म में लिखना है और रो की टर्म में लिखना है। तो एम को क्या लिखा, रो इंटू में वॉल्यूम, ए इंटू में एल का कुछ फैक्टर आएगा डिवाइड बाय एरिया, ये आ गया आपके पास इतना टर्म जी। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो पावर से कट ही जाएगा, बिकॉज हाइट मेजरमेंट में एरर आपको एक ही है ना, मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स मेजर कीजिए चाहे एल मेजर कीजिए, एरर तो एक ही तरीका आएगा, तो यहाँ पे अगर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वाई आ रहा है आपके पास, वो वाई जो पावर बन रहा है उसमें किस किस की पावर बन रहा है आपके पास, रो की पावर बन रहा है, एल की पावर बन रहा है आपके पास और जी की पावर बन रहा है। हमें एल की बात की है, तो एल की पावर कैसे कैसी बन रही है, यंग्स मॉडल्स की पावर 1, रो की पावर 1 और जी की पावर 1, किस तरह का सेटअप बन रहा है, मतलब रो की पावर 1 सॉरी यंग्स मॉडल्स की पावर 1, रो की पावर -1, जी की पावर -1, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। सबसे पहले बोला कि L इज प्रोपोर्शनल टू Y, H बोला है हमने, L बोला है, हाँ सही है, ए ऑप्शन सही है। B बोल रहे G/d², ये बात गलत है। एरर की बात की तो एरर निकाल लेते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बन जाएगा ln L और इज इक्वल टू ये क्या बनेगा ln Y माइनस ln रो माइनस ln G, dl/L इज इक्वल टू dy/Y प्लस डी रो बाय रो प्लस डी जी बाय जी। प्लस क्योंकि समझ पा रहे हैं ना, बिकॉज एरर प्लस माइनस दोनों हो सकता है, आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी तो प्लस यूज करेंगे। अच्छा, अब आपको गिवन है कि जो डी में पावर है वो सब जोड़ दीजिए इनकी, तो यहाँ पे dl/L की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 2 4 5 5% आएगी आपके पास, प्लस माइनस 5%। तो क्या सही हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। प्रॉब्लम नंबर 26 एज कंपेयर टू जो अदर सवाल थे उनसे तो आसान है ये सवाल। इसमें ऐसे बोला गया आपके पास कि एक रस्सी थी, एक कोई भी आपके पास स्टील वायर थी, ठीक है, और उसके बारे में लेंथ गिवन है, उसका मास गिवन है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, उसमें चेंज इन टेम्परेचर किया, उसका जो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट था, यंग्स मॉडल, सारा डाटा आपको गिवन है सवाल के अंदर। अब इसमें प्रोसेस क्या हुआ, इसने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा तो वायर श्रिंक होना चाहेगा, वायर श्रिंक होना चाहेगा पर श्रिंक हो नहीं पाएगा बिकॉज रिजिड एंड से बना हुआ है, तो उसमें क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी, जिसको हम थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो वहां से टेंशन आ जाएगा, तो हम टेंशन निकालने के बाद हम आगे प्रोसीड कर पाए, तो हम टेंशन पे चलते हैं। तो मैंने क्या लिखा, जो यंग्स मॉडुलस होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस दैट इज टेंशन बाय एरिया डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है तेरे पास, चेंज इन लेंथ, कितना हुआ चेंज इन लेंथ, अल्फा एल डेल्टा थीटा डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, तो कितना आएगा स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेन दैट इज अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर, आप इसकी वैल्यू पुट कर, यहां से टेंशन आया कितना 48.4 न्यूटन, ठीक है यहां तक। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस टेंशन से हमने वेलोसिटी निकाली, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी √T/μ टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ, तो वैल्यू कितनी है 22 मीटर पर सेकंड। अब आपके सवाल में क्या बोला गया, आपने 0.25 यहां से 0.25 मीटर वाले पॉइंट से प्लग किया मतलब आप उसको ऐसे ऑफसेट करवा रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, और अगर ये एंटी नोड बनेगा आपके पास में तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, मिनिमम नंबर ऑफ लूप पूछा, ये एंटी नोड बनना चाहिए, तो ये एंटी नोड बनेगा तो पक्का ऐसा बनेगा कोई सेटअप, इससे कम नहीं बन सकता, ऐसा बनेगा भी, अगर ये एंटी नोड बनना चाहिए, इससे ज्यादा भी बनना पॉसिबल है, फिर कुछ और भी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती थी, पर मिनिमम यही बनेगा आपके पास। तो इसमें कितने नंबर ऑफ लूप बन रहे हैं, 2 लूप बन रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखी जाएगी, V/L, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी का V/L, तो कितना आ गया आपके पास 22 हर्ट्ज। तो 3 ऑप्शन सही हो गए इसके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो प्रॉब्लम नंबर 27 में आपको बोला गया कि इस तरह का सेटअप है आपके पास में, ये रस्सी ऐसे कुछ यहां से जा रही है आपके पास में, यहां से शुरू होती है ना, ये ऐसे यहां से रस्सी शुरू हो रही है, ऐसे जाके कुछ ऐसा आ रहा है आपके पास, और इस पे जो आप फोर्स लगा रहे हैं इस पुली पे कोई पॉइंट से, वो 30T लगा रहे हैं। पुली आपके पास में आइडियल केसेस के हम सारा मान के चल रहे हैं, तो अगर ये 30T है तो ये 3T के बराबर होगा, तो इसमें कितना आएगा, 10T आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा 10T, और यहाँ पे भी कितना 10T, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 20T आ जाएगा। तो इसको ये वाला कब लिफ्ट होगा, ये वाला ब्लॉक ये लिफ्ट होगा जब 10T किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर, तो T इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ये वाला ब्लॉक लिफ्ट हो जाएगा। ये वाला कब लिफ्ट होगा, जब 20T किसके बराबर हो जाएगा तेरे पास, 30 के बराबर हो जाएगा, T की वैल्यू कितनी 3/2 दैट इज 1.5 सेकंड। तो पहला शर्त ये बोला, A will lose contact, इसका नाम A है, इसका नाम B है, A will lose contact at T is equal to 2 सेकंड, नहीं T is equal to 1 पे। B ऑप्शन में देखते हैं, A will lose contact T is equal to 1 सेकंड है, B will lose contact at T is equal to 1.5, तो B मैच कर रहा है। स्पीड ऑफ ब्लॉक A when B lose the contact, देखिए यार जब तक इस पे फोर्स कितना लग रहा था, इस पे जो फोर्स लग रहा था ऊपर लग रहा था 10T, नीचे लग रहा था आपके पास में 10, तो अगर आप इसको ऐसे करें, हम ऐसे कर लेते हैं इसको, इसका
फोर्स एफ नेट कितना बन गया, एफ नेट बन गया 10t माइनस टी डिवाइड बाय m, इसका 1 है तो इसका एक्सीलरेशन आ गया ना आपके पास 8, इसको कहते हैं dv बाई dt, dv बाई dt इज इक्वल टू 10t माइनस 10, तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 10t स्क्वायर बाई 2 माइनस 10t, पर लिमिट्स कहां से कहां तक जाएगी, वेलोसिटी इनिशियल 0 थी अब v है, पर ये वाला ब्लॉक पे ये जो सेटअप लगना शुरू हुआ, मतलब कब जिसका ब्लॉक लिफ्ट होना शुरू हुआ वो टाइम कहां था, t1 से, तो इसमें कहां से कहां तक लिमिट जाएगी, 1 से लेके 1.5, और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वेलोसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 1.25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सवाल सिंपल था, दो ऑप्शन करेक्ट होंगे इसमें, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। 28 में क्या बोला गया, कोन के सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, यहाँ पे ऐसे जो इसकी पेरिफेरी है उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है ये, और सिग्मा भी गिवन, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको कुछ सिग्मा यहाँ पे पकड़ा दिया इसने। ठीक है, अब ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहा है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ऐसे एक एलिमेंट पकड़ दिया, ऐसे एक एलिमेंट पकड़ दिया, ऐसे एक एलिमेंट पकड़ दिया, ठीक है, और इसकी यहां से ये जो दूरी है ये कुछ x मान लिया, एक बार ये वाला एंगल थीटा मान लिया, तो इस एलिमेंट की जो रेडियस होगी आपके पास, वो रेडियस कितनी होगी आपके पास, x sin थीटा, तो आप क्या लिखेंगे 2 पाई x sin थीटा मल्टीप्लाई dx, विड्थ जो जाएगी वो dx जाएगी ना, ये विड्थ कितनी है आपके पास dx, तो ये मल्टीप्लाई सिग्मा, ये आ गया dq, ये इसके ऊपर चार्ज आ गया इस रिंग के ऊपर। अब इसकी ऐसे पोटेंशियल लिखता हूं यहाँ पे, तो कितना लिखूं, सिग्मा 2 पाई x sin थीटा dx के q डिवाइड बाय r, और r की वैल्यू कितनी है x, x से x साफ हो गया, तो यहाँ पे ये टर्म कितनी बन रही है कि ये आपके पास dv है, छोटा सा पोटेंशियल, आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए तो पूरा पोटेंशियल मिल जाएगा a पॉइंट का, तो v का जो एक्सप्रेशन आएगा नीचे जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा 4k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये साफ हो जाएगा आपके पास, तो क्या बनेगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक बच गया साइन थीटा, ये कांस्टेंट है साइन थीटा, थीटा वेरिएबल नहीं है, थीटा बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ dx करेगा तो बस क्या बन जाएगा, पूरा l बन जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, साइन थीटा की वैल्यू दिखाओ, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है तेरे पास, इट इज परपेंडिकुलर, साइन थीटा की वैल्यू ये है ना, ये क्या है तेरे पास रेडियस है, बाय दिस तो कितना बन जाएगा, ये r बाय l मल्टीप्लाई l, साफ हो गया, तो वोल्टेज कितना है सिग्मा r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए तो आ गया। ठीक है, अब ये पूछा ए और बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो देखिए जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ए के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके पास में इतनी सी दूरी पे चार्ज है, इसकी इतनी दूरी पे चार्ज नहीं है, तो बी से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो दूर है और ए के थोड़ा पास है, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए था, तो ये बात भी सही होगी। फिर पोटेंशियल ऑफ ए थर्ड वाले में लिखा हुआ गलत लिखा हुआ तो वो नहीं होगा। डेंसिटी कहां पे मैक्सिमम होगी, तो जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, आपने ऐसा पढ़ा होगा स्टडी में, हमने नेक्स्ट स्टडी में बात की थी कि जो चार्ज पर यूनिट एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, और रेडियस सबसे शार्प यहीं पे है, सबसे शार्प यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा आपके पास में यहाँ पे सबसे कम है, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास में यहाँ पे सबसे कम है तो यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास सबसे ज्यादा होगी। तो आप कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, इसमें 3 ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। 29 थोड़ा इजी है, सवाल में क्या बोला गया, ये 10 वोल्ट, ये R और ये R, तो यहाँ पे जो इससे करंट जा रहा होगा वो कितना जा रहा होगा तेरे पास, करंट की वैल्यू जो आएगी दिस इज 10 डिवाइड बाय 5R, बहुत बढ़िया। और अगर तो इसके अक्रॉस ड्रॉप देख रहा होगा, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप आ रहा होगा, दैट इज I इंटू में R, तो I मल्टीप्लाई 4R कर देते कितने वोल्ट का, 8 वोल्ट का ड्रॉप है वायर के अक्रॉस, 8 वोल्ट का ड्रॉप है, और इसकी जो लेंथ है आपके पास है वो कुछ L है, इसकी जो लेंथ है वो कुछ L है। सबसे पहले बोला गया ओनली When only S1 is closed, अगर आप सिर्फ S1 को क्लोज करेंगे, तो S1 को क्लोज करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे होगा वो किसके बराबर होगा, इसके क्रॉस आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के, और वो कितना है आपके पास में, वो 2 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर स्विच S1 सिर्फ क्लोज है तो ये सर्किट अपने आप में कंप्लीट रहेगा, तो यहाँ पे इसके 2 वोल्ट, इसके 2 वोल्ट, और ये जो गैल्वेनोमीटर है वो इस टाइम पे इन दोनों के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। तो आप बताइए इसमें कितनी वायर के कितनी लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट आएगा, पूरे अक्रॉस 8 वोल्ट है, तो कितने अक्रॉस आएगा 2 वोल्ट, दैट इज L/4, तो आपके पास में ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। When only S2 is close, अब सिर्फ S2 को क्लोज किया आपने, सिर्फ S2 आपने क्लोज कर रखा है, अगर आपने S2 को क्लोज किया है तो ये कौन कौन से बीच पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे इस वाले पॉइंट का और यहाँ पे इस वाले का, तो ये वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट, तो इसमें 4 वोल्ट कितने पे आएगा, L/2 पे आएगा, तो आपके पास से बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, तो बी के कोरस्पॉन्डिंग L/2 आएगा। सी ऑप्शन में जब आपने S1 और S2 दोनों को क्लोज कर दिया, S1 S2 दोनों को क्लोज कर दिया, तो अगर आप दोनों क्लोज कर दिया इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ये तो शॉर्ट हो गया, तो अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे
यहाँ पे 4 आ रहा है आपके पास, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगेन फॉरवर्ड, फिर वापस आपके पास L/2 आना चाहिए, तो सी ऑप्शन सही नहीं हुआ। डी ऑप्शन में वही सेम बात बोल दी L/2 के हिसाब से, तो वो सही हो गया। तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। पॉइंट नंबर 30 आपको बोल रहा है कि इनिशियली एक्स और वाई के जो आपके पास में न्यूक्लियाई थे वो सेम थे, और किसी एक टाइम के बाद में आपके पास 20% बचा है एक्स का और 80% बचा है आपके पास वाई का, तो उसकी एज पूछी है। तो मैं बोल रहा हूँ किसी टाइम टी पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर एनएक्स के प्रेजेंट होंगे वो कितना होगा, n0 e⁻ लैम्डा इनटू में टी, और जो एनवाई प्रेजेंट होगा वो कितना होगा, n0 e⁻ लैम्डा 4 × 10⁹ इनटू में टी। ऐसी ये बात सही है। आप बताइए एनएक्स और एनवाई का जो रेशियो है वो फाइनली जो आपके पास बचा हुआ है वो किसी टी टाइम पे ये वाली वैल्यू कितनी है, 0.20 ऑफ n0, और ये कितना है 0.80 ऑफ n0। आप दोनों को डिवाइड मार दीजिए। अगर आप दोनों को डिवाइड मारेंगे तो क्या बचेगा, e⁻, ये n0 साफ हो जाएगा, e⁻ln2 डिवाइड बाय 4 × 10⁹ माइनस ln2 डिवाइड बाय 2 × 10⁹ t इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दिस विल बी 1/4, दिस इज 1/4। ln ले लीजिए, अगर आप ln लेंगे तो यहाँ पे तो बन जाएगा ln2 बाहर आ जाएगा आपके पास, और 4 × 10⁹ एलसीएम आ गया आपके पास, तो यहाँ पे ये वैल्यू बन गई t माइनस टी, ये वैल्यू आ गई 1/-ln4 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप माइनस से माइनस साफ हो गया, ln2 से करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 10⁹ क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। हम प्रॉब्लम 31 करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल में ये है आपके पास कि ऐसा बोला जा रहा है कि एक मासलेस रोड है, उसपे 2 चार्जेस जोड़ दिए, +q जोड़ दिया, एक यहाँ पे -q जोड़ दिया। इनिशियली ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, और जैसे ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था उसके बाद में क्या किया आपने, कुछ इसको ω0 वेलोसिटी दी। फिर आपसे पूछा कि मिनिमम कितना ओमेगा दे ताकि कंप्लीट सर्कल घूम जाए। तो पहली बात तो अगर आप देखेंगे, जैसे इस वाले इंस्टेंट पे अगर आप देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी किस तरफ थी, इस तरफ थी, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो किस तरफ थी, इस तरफ। फोर्स अगर आप देखेंगे फोर्स कितना आएगा, तो आप बोलेंगे VBL फोर्स आएगा, तो इस पे फोर्स किस तरफ आ रहा है और इस पे फोर्स किस तरफ आ रहा है। मतलब हर एक टाइम पे जो मैग्नेटिक फोर्स जो आ रहा है इस वाली वेलोसिटी की वजह से वो इस तरफ आ रहा है। अब यार अगर इस तरफ फोर्स आया तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया सिर्फ, फिर तो कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि रुक जाए, क्योंकि अगर फोर्स इस तरफ आ रहा है, इस पे भी इस तरफ आ रहा है, इस पे भी इस तरफ आ रहा है, तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए, तो नेट तो 0 है। पर एक्चुअली में क्या होगा, जैसे ये फोर्स आएगा इन वाले पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ भी आ जाएगी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ भी आ जाएगी। अगर इनकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ आ जाएगी, इनकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ आ जाएगी आपके पास, तो 2 फोर्सेस लगने शुरू हो जाएंगे। एक तो आपके पास जैसे इस तरफ वेलोसिटी है ना आपके पास, तो इसकी वजह से किस तरफ फोर्स आएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये नीचे की तरफ फोर्स आएगा इस पे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, वेलोसिटी इस तरफ थी, q v क्रॉस v देखा इस तरफ आ गया। यहीं पे अगर आप नेगेटिव चार्ज को ऑब्जर्व करेंगे तो नेगेटिव चार्ज की जो वेलोसिटी है वो भी इस तरफ होगी, और नेगेटिव चार्ज वेलोसिटी इस तरफ होगी, तो इस पे जो फोर्स आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर। अब ये दोनों जो फोर्स है इसकी वजह से कोई टॉर्क आ रहा होगा जिसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। मेरी बात वापस सुन लीजिए, इस वाली वेलोसिटी की वजह से टॉर्क नहीं आ रहा, जब इस वाली वेलोसिटी में इधर फोर्स आ रहा है, इसकी वजह से पार्टिकल इस तरफ मूव करना शुरू करना चाहता है, तो इनकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी इस तरफ, और अगर इनकी वेलोसिटी आपके पास में इस तरफ आएगी तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, इसकी वजह से ये बॉडी रुकेगी। अब अगर आप देखें कि इसकी ये जो फोर्स है इनकी वजह से F नेट है वो आपके पास 0 है, मतलब इस फोर्स की वजह से ये F इधर लग रहा है, ये F इधर लग रहा है, इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लग रहा होगा वो 0 लग रहा होगा, मतलब इसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास मूव करेगा नहीं। अगर आप सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स देख रहे हैं, सिर्फ इसी ये वाला फोर्स आएगा, ये वाला फोर्स एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन से वाला, इस वाली वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या लिखा, इस पर नेट फोर्स कितना है, m × में a। सॉल्यूशन सवाल का अच्छे से गिवन है, मैं एक उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सब f दैट इज 2m × में a, m में हो गया आपके पास में नेट फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, इस पर लगने वाला फोर्स q v क्रॉस v, इस पे भी q v क्रॉस v, दोनों डायरेक्शन सेम, तो नेट कितना हो गया आपके पास q v की जगह ω/2 मल्टीप्लाई v0 मल्टीप्लाई ट्वाइस, बिकॉज़ दोनों के लिए हमने देखा तो दोनों में से ऊपर की तरफ आ रहा है। अब इस फोर्स से कंपोनेंट तोड़ रही है, i में कितना आ जाएगा आपके पास cos थीटा i क्या, और इधर कितना आ जाएगा आपके पास sin थीटा j है। फिर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे dv/dt था, ओमेगा को लिखा dθ/dt, तो ये dθ/dt से dt साफ हो गया, और हमने यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू निकाली एज ए फंक्शन ऑफ थीटा।
हमने लिमिट लगाई 0 थीटा, वेलोसिटी 0 से लेके v, बिकॉज इनिशियली जब आपके पास में ऐसे था तो सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं थी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किसकी वजह से, इन फोर्सेस की वजह से आपके पास आई। तो इसकी वेलोसिटी की 0 से लेके v, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी का फंक्शन बन गया एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। अब मैंने क्या किया, सेकंड में आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, तो मेरे पास इनिशियल एनर्जी कितनी, सिर्फ रोटेशन की थी, दैट इज हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। फिर उसके बाद में क्या होगा, आपके पास जो वेलोसिटी है वो अब की बार क्या होगा, जैसे ही चलना शुरू करेगा तो ये मूव भी करेगी, मतलब ये सेंटर है, वो सेंटर भी मूव कर रहा है, बिकॉज़ यहां पे एक एफ नेट लग रहा है, सेंटर भी मूव करेगा, रोटेट भी करेगा। तो कैसा मोशन है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, और ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन के लिए क्या लिखूंगा, हाफ एम बीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ आई इनटू में ओमेगा स्क्वायर। ये आपने लिखा एक्सप्रेशन यहाँ पे, तो एक इक्वेशन तो ये होगी और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये होगी। अब हमने यहाँ से VCM की वैल्यू निकाली। अब VCM की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये I है ये J है, तो कितना बनेगा, अंडर रूट QL B नॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस QL B नॉट 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप करेंगे तो यहाँ पे VCM की वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए, I की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, I की वैल्यू कितनी है तेरे पास, एक का आएगा n स्क्वायर बाय 4, फिर ट्वाइस है तो n स्क्वायर बाय 2, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, पूरा सोल्व कीजिए, तो ऐसा फंक्शन आ रहा है आपके पास ना। अब तो आपके पास ये वाली क्वांटिटी जो है, सॉल्यूशन लिखा 90 पर वो गलत है, यहाँ पे क्या 180 डिग्री तक ये वाली क्वांटिटी आपके पास में घट रहा है, ओमेगा 180 डिग्री तक घट रहा है, बिकॉज़ देखिए 0 पे इसकी वैल्यू आपके पास में 1 थी, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर थी। जैसे अगर आप 90 डिग्री पहुंचेंगे तो इसकी वैल्यू मतलब 1 आ गई, उससे आगे जाएंगे तो और नेगेटिव होके तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 180 डिग्री तक ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगा, घट रही है। तो मैंने बोला ओमेगा विल डिक्रीज अप टू 180 डिग्री, देन आफ्टर इट विल इंक्रीज, मतलब मुझे कहां तक पहुंचाना है इसको, 180 डिग्री तक पहुंचाना है। अगर 180 डिग्री तक पहुंच गया तो आगे अपने आप चला जाएगा। तो मैंने बोला फॉर ओमेगा मिनिमम, ओमेगा अगर आपको चाहिए मिनिमम कितना ओमेगा हो, तो ये टर्म को 0 कर देते हैं, कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए आपके पास 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो उसके कोरिस्पोंडिंग आप केस निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो ये टर्म 0 होगी, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है आपके पास, दिस विल बी 1/2, यहाँ पे बना 4 क्यूब बी नॉट स्क्वायर ओवर दैट इज m स्क्वायर, और ये वाला टर्म कितना बन जाएगा 180 डिग्री का प्लस 2 के बराबर आ जाएगा ये वाला टर्म। क्लियर, ये साफ हो गया। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 क्यूब बी नॉट डिवाइड बाय m, मतलब मिनिमम इतना ओमेगा होना चाहिए तब रोटेट करेगा, इससे कम होगा तो नहीं संभव है। सवाल में आपसे पूछा इससे कम की वैल्यू कौन कौन सी है, तो आप इससे कम वाले ढूंढ सकते हैं। तो सवाल बढ़िया था, मतलब मे भी शायद आप एग्जाम में तो नहीं कर पाएंगे इस सवाल को, किसी ने किया है तो बहुत बढ़िया है, पर आप सवाल का कंसेप्ट देखिए, सवाल को सोचिएगा, बढ़िया सवाल है। हम प्रॉब्लम 32 करते हैं। 32 में आपके पास बोल रहा है ऐसा एक्सप्रेशन है, t टू पावर x इज कांस्टेंट, और f आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और वॉल्यूम v वगैरह वो सब डाटा आपको गिवन है। पहले बोला गया इफ fx इज इक्वल टू 2 देन प्रोसेस रिप्रेजेंट एडियाबैटिक। तो मैंने बोला पहले तो pv की टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना बनेगा गाइस, pv इज इक्वल टू nrt हो गया ना आपके पास। अच्छा, अगर आप यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू कितना बनेगा, p v टू द पावर 1 प्लस x इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, जो गामा है, गामा वो कितना है 1 प्लस x है, इसको किसके बराबर कर दिया, cp बाय cv के बराबर कर दिया, ठीक है। तो 1 प्लस x, cp की वैल्यू कितनी होगी, f बाय 2r प्लस r, और cv कितना होगा आपके पास, f बाय 2r। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो 1 प्लस x, ये वैल्यू कितनी है तेरे पास, 2 बाय f, ठीक है, प्लस 1, ये इससे साफ हो गया यहाँ पे। तो x इंटू में f की वैल्यू 2 अगर आपके पास होगी तो प्रोसेस कैसा होगा, एडियाबैटिक होगा। तो ए ऑप्शन तो मैच कर रहा है। फिर सेकंड में बोला इफ fx इज इक्वल टू 1 देन द टेंपरेचर ऑफ द गैस शुड डिक्रीज इफ द हीट इज सप्लाइड। मैंने बोला इसकी मोलर इसकी हीट कैपेसिटी निकाल दो, c इज इक्वल टू cv प्लस r डिवाइड बाय 1 माइनस गामा लिख सकते हैं हम, मतलब कोई भी गामा में प्रोडक्ट प्रोसेस के लिए गामा की वैल्यू कुछ भी हो, इसलिए सेकंड में लिख दिया। तो यहाँ पे c की वैल्यू आपके पास है, cv तो है f बाई 2r प्लस r 1 माइनस, अब आपके पास गिवन है सवाल में fx इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो गामा है, गामा कितना आपके पास, गामा है 1 प्लस x, तो 1 प्लस x की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने, 1 बाई x, ये आपके पास गामा है। तो यहाँ पे लिखा 1 माइनस 1 बाई f, ये कट के आपके पास तो c का फॉर्मूला कितना बना, c बना f बाई 2r माइनस आपके पास आ गया ये fr, तो c की वैल्यू आ गई माइनस fr बाई 2, मतलब जो आपके पास हीट कैपेसिटी है इसकी वो कैसी बनी आपके पास, नेगेटिव बनी। तो अगर आप हीट सप्लाई करें तो हीट टू c डेल्टा t के बराबर आता है, अगर ये वाली टर्म आपके पास पॉजिटिव होगी, ये c तो नेगेटिव है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर क्या करना चाहिए आपके पास, डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप सी ऑप्शन के लिए जाएंगे, सी ऑप्शन में बोल रहा है x इज इक्वल टू -1।
अगर x इज इक्वल टू -1 की बात कर रहा है सी ऑप्शन में, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, प्रोसेस कैसा बन जाएगा, p इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस बन जाएगा। फिर बोला आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द गैस है वो किसके रेसिप्रोकल है, टेम्परेचर के रेसिप्रोकल है। तो मैंने बोला PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है, PdV इज इक्वल टू nRT लिखा जा सकता है आपके पास, ठीक है। आप इसके इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्या बनेगा, dV बाय V इज इक्वल टू n दिस इज dt बाय t, ऐसे एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे ये जो dV था, dV वो कितना आ जाएगा, V dt बाय t, मतलब यही वाली टर्म आपके पास में गामा को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सी वाली टर्म, ये क्या बन रहा है आपके पास, दिस इज V 1/t इनटू में डेल्टा t, ऐसे लिखते हैं हम कि जो चेंज इन वोल्टेज होता है वो आता है V नॉट गामा डेल्टा t। तो गामा क्या आ रहा है, 1/t के प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब गामा 1/t के प्रोपोर्शनल है, यही उसने बोला है। तो सी ऑप्शन भी आपके पास करेक्ट होगा। अच्छा, फिर आपसे क्या बोला कि अगर आप बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू -1 के लिए, तो बल्क मॉडुलस, तो x इज इक्वल टू -1 के लिए प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो बीटा की वैल्यू क्या आती है, बीटा पे डेल्टा p डिवाइड बाय डेल्टा v बाय v, तो अगर डेल्टा p वाली वैल्यू 0 आ रही है तो बल्क मॉडुलस भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास 32 में, अगर आप देखेंगे तो 32 में आपके पास ऑप्शन है A B C D। तो हमने यहाँ पे देख लिया, अभी A तो आपके पास सही आ रहा है, B भी हमने चेक किया वो भी सही है, C में x की वैल्यू -1 पे आइसोबारिक है वो भी हमने चेक कर लिया, D में चारों ऑप्शन इसके सही है। प्रॉब्लम नंबर 33 आपको बोल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो x का फंक्शन है, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। A पे अगर आप चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू कुछ 2 म्यू नॉट हो जाएगी, वेरिएबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला बोलते ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रे इनसाइड द मीडियम स्ट्रेट लाइन। तो यह देख यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, तेरे पास 0 है एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज ऐसे हम रिफ्लेक्शन मेजर कर रहे हैं, म्यू ऐसे बदल रहा है, यहाँ से यहाँ पे जाने म्यू बदल रहा है, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कितना रहेगा, 0, मतलब कैसा पाथ ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करेगी। तो आपके पास में ए ऑप्शन सही हो गया। बी ऑप्शन में क्या है, द टाइम टेकन फॉर द रे ट्रेवल डिस्टेंस ए इन द वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, ए डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा। तो मैंने बोला dx डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा दैट इज c बाय म्यू कर दिया, क्योंकि स्पीड तो ये आती है ना, फिर इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, टाइम आ जाएगा, कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक। ये बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस बाय स्पीड कर रहा हूँ, स्पीड क्या है आपके पास c बाय म्यू, और म्यू किसका फंक्शन है आपके पास, x का फंक्शन है। तो यहाँ से अगर आप टाइम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय c बाहर आ जाएगा आपके पास, और इधर अगर आप इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो ये वाली टर्म कितनी बनेगी आपके पास में, x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 है, लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक पुट कर दीजिए, म्यू नॉट बाय c, दिस विल बिकम a प्लस a बाय 2, इट विल बी 3a बाय 2 इनटू म्यू नॉट c। ऐसा भी एक्सप्रेशन है क्या, ठीक है, ये इसका बी ऑप्शन मैच कर रहा है। सी ऑप्शन में क्या बोला, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इन द मीडियम एट डिस्टेंस a फ्रॉम द y एक्सिस, इसकी एपरेंट डिस्टेंस पूछी है, तो हम क्या करते हैं, h1 बाय म्यू 1 ऐसे करते हैं, दैट इज h एपरेंट, तो h बाय म्यू h dx मान लिया, और बाय म्यू की वैल्यू कितनी है तेरे पास, म्यू नॉट 1 प्लस x बाय a, इसको इंटीग्रेट करते कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक, ये किसके बराबर आएगा, h एपरेंट के बराबर आ जाएगा। यहां से अगर तो सोल्व करेगा तो h एपरेंट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है तेरे पास, दैट इज a बाय म्यू नॉट ln2 आ जाएगा, यहाँ से h एपरेंट सोल्व करने के बाद, सोल्व कर लेगा ना इसको, तो t मान लेना, आगे सोल्व हो जाएगा। तो सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हल्का सा था, पर सवाल वैसे सिंपल था, पर देख के डर लग जाता है, बिकॉज वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ड्रामा सा लगता है लोगों को, पर सवाल सिंपल था। 34 आपके पास में एक्सरे ट्यूब का सवाल है। इसमें बोला गया जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाएगा ना एक्सरे ट्यूब के अंदर, ऐसे लगाते हैं ना, बहुत बड़ी बैटरी लगाते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना 50 किलोवोल्ट का है, और यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में मूव कर रहे हैं, कैसा होता है, फोटॉन्स आके टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर रहे, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो करंट आ रहा है यहाँ पे, जो करंट है सर्किट में वो 20 मिली एम्पियर का है। इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 495 है, इसका मास 1 कीजिए। पहले ऑप्शन में क्या बोला, ए सुटेबल टारगेट मटेरियल, मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं, मस्ट हैव हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, इसकी प्रॉपर्टीज में था, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो बहुत सारी हीट निकलेगी, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा तो मेल्ट हो जाएगा, फिर काम का ही नहीं रहेगा, तो ए ऑप्शन सही है। ए सुटेबल टारगेट मटेरियल मस्ट हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी जितनी बढ़िया होगी उतनी इजीली हीट ट्रांसफर करेगा, तो हम हमें पता भी है हीट अप तो होगा ही, बिकॉज टकराएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम चाहते हैं भी इसकी हीट को फटाफट रिमूव किया जा सके, तो हम कूलेंट सप्लाई करते हैं, पर कूलेंट तभी अच्छे से वर्क करेगा जब ये अच्छा क्या होगा, कंडक्टर होगा। तो इसने बोला है कि कंडक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं, पर कंडक्टर होना चाहिए, इस वजह से बी सही नहीं है। फिर सी ऑप्शन में बोलता है एवरेज
रेट ऑफ रेज इन टेम्परेचर ऑफ द टारगेट वुड बी। तो आप क्या करेंगे, पावर देख लो भाई कितनी पावर आपके पास से मिल रहा है यहाँ पे, तो पावर कितना आ जाएगा, V इंटू में I, तो V और I की वैल्यू कितनी है 20/1000 आपके पास, तो ये यहाँ पे साफ हो गया। तो कितना आ रहा है ये आपके पास 1000 आ गया ना ये आपके पास, कि 1000 वोल्ट की पावर ये इस सर्किट में जा रही है आपके पास में। तो 1000 वोल्ट के हिसाब से अगर जा रहा है तो एक सेकंड में कितना टेम्परेचर रेज होगा आपके पास, दैट इज S इंटू में डेल्टा थीटा, M एस डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डेल्टा थीटा आएगा आपके पास वो आएगा 1000 डिवाइड बाय 495। अच्छा, ये वाली वैल्यू आपके पास द एवरेज रेज इन टेम्परेचर, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपके पास, अप्रोक्सीमेटली, अच्छा नहीं इसमें कुछ और बोला है ना, 1% ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे। मतलब यहां पे जितनी पावर आ रही है ना आपके पास में, उसका 1% तो क्या हो रहा है आपके पास में, एक्सरे में कन्वर्ट हो रहा है और बाकी हीट में जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, टोटल जो पावर है वो पावर कितना है, पावर आपके पास 1000 वोल्ट, 99% हीट में जाएगा, 99% हीट में जाएगा। तो 99% कितना होगा इसके आपका 999। ठीक है, अगर ये 99% ना आपके पास, तो ये सॉरी 990 वोल्ट आएगा ना आपके पास। ये 990 वोल्ट जो आपके पास में है वो किस में जा रहा है आपके पास, हीट में जा रहा है आपके पास। अच्छा, अब आप इसे कोरस्पॉन्डिंग देख लीजिए कि भाई टेम्परेचर कितना चेंज होगा, दैट इज M, S की जगह 495 इंटू में डेल्टा थीटा। यहाँ पे पावर लिखा है तो एक सेकंड का ही आएगा आपके पास, तो यहाँ पे डेल्टा थीटा कितना आ गया 2 डिग्री पर सेल्सियस पर सेकंड। फिर बोला था मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एमिटेड। मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E इतना है, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितने की, E इंटू में डेल्टा V। ये आ गया आपके पास, ये किसके बराबर हो जाएगा, Hc बाय लैम्डा मिनिमम। आप ये सोल्व कर लीजिए तो लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आएगी निकल के वो कितनी आएगी आपके पास, 0.25 एंगस्ट्रॉम। तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए इसके, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। प्रॉब्लम नंबर 35 हम कर रहे हैं। 35 सबसे पहला बोला गया कि H एटम का स्पेक्ट्रम है, मतलब सवाल में है कि H एटम का स्पेक्ट्रम है आपके पास में और इसे हीट किया है, तो कौन से ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहला ऑप्शन है द लाइट ऑफ लाइमन सीरीज इज मोस्ट एनर्जेटिक एज वेल एज मोस्ट इंटेंस। लाइमन में ये वाला N = 1 को हम लाइमन बोलते हैं ना, तो लाइमन में जो ट्रांजिशन में जो एनर्जी आ रही होगी वो मिनिमम आ रही होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी है वो हमेशा बड़ी आएगी, इससे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या फिर उससे बड़ी आएगी, और बाकी सब में कहीं भी ट्रांजिशन के 10.2 नहीं है। तो ये बात सही है कि जो लाइमन की जो ट्रांजिशन है वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और सबसे ज्यादा इंटेंस है। डी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, एवरी वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड इन H स्पेक्ट्रम आल्सो बी प्रेजेंट इन हीलियम प्लस आयन। ये सही बात है, ये आप इसे कैसे फील कर सकते हैं, देखिए ये तो H एटम के लिए मैंने इक्वेशन लिखी है, ठीक है। अब ये वाला जो इक्वेशन है वो किसके लिए, हीलियम एटम के लिए। फिर आपको अगर ऐसी ही एनर्जी चाहिए, अगर सेम, क्योंकि उसमें क्या होता है 13.6 Z2, हाइड्रोजन की Z की वैल्यू 1, हीलियम के लिए 2, तो 4 हो गया आपके पास। अगर सोच के देख, अगर इस P की वैल्यू हो जाए 2N और Q की वैल्यू हो जाए 2M, P की वैल्यू हो जाए 2N और Q की वैल्यू हो जाए 2M, इसका मतलब वापस डेल्टा ही कितना बन जाएगा तेरे पास 13.6, 1/N² माइनस 1/M²। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ट्रांजिशन आपके पास में H एटम में है वैसे सबकी सब वेवलेंथ आपको इसमें, या फिर वैसे सबकी सब एनर्जी हीलियम में दिखाई देगी। जो इसमें ट्रांजिशन 1 और 2 के कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी आ रही थी 1 और 2 के कोरस्पोंडिंग, वो यहाँ पे किस में आएगी तेरे पास, वो 2 और 4 के ट्रांजिशन में आएगी। जो यहाँ पे 3 और 4 में आ रही होगी वो यहाँ पे किस में आ रही होगी तेरे पास, वो 6 में और 8 में आ रही होगी। मेरी बात समझ में आई, तो जो डबल वाले में आ रही है, मतलब इसमें जो ट्रांजिशन N और M में जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी यहाँ पे 2N और 2M में रिलीज हो रही होगी। तो H एटम में कोई भी एनर्जी होगी वो आपको सबकी सब हीलियम में दिखाई देगी, ठीक है। तो आपके बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन बोल रहा है नो टू सीरीज ओवरलैप विद ईच अदर, और इससे बोला लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वन सीरीज ग्रेटर देन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट सीरीज। गलत बात है, देख यहाँ पे तो नहीं दिखाई देगा, इसके आगे यहाँ पे देखना शुरू कर। यहाँ पे ये N = 3 में जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो कहां से कहां तक, 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके जो एनर्जी है वो किससे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के बीच के ट्रांजिशन होंगे। लाइमन बार्मर पास्कल सीरीज के अंदर ये ट्रांजिशन होंगे, क्लियर। और अगर तू देख रहा है इससे ऊपर वाली N = 4 के जो ट्रांजिशन है वो है मैक्सिमम आ सकता है 0.85,
0.85 आ सकता है ना मैक्सिमम, और ये जो कम आ रहा होगा इसके डिफरेंस से आ रहा होगा, तो यानी एक रेंज आ रही है ना, इस ये भी 0.65 से एक वैल्यू में है और इसकी वैल्यू भी 0.85 से थोड़ी कम संभव है, तो यहाँ पे एक रीजन ओवरलैप कर रहा है ना आपके पास में, तो ये जो बात बोल रहा है वो सही नहीं है। डी ऑप्शन में बोलता है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एच एटम टू प्रोड्यूस ए लाइट फोटोन विदाउट कोलाइडिंग विद ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम। एक एच एटम है आपके पास, यहाँ पे दूसरा एटम है, ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे आपके पास, और कोलाइड करने के बाद में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए ये फोटोन, ये एच एटम की वेलोसिटी 20 से आ रहा है, तो फोटोन कैसे निकलता है पता है आप? कोलिजन में जो एनर्जी लॉस होती है उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, कोलिजन में जो एनर्जी लॉस होती है उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, उसके बाद में एनर्जी निकलती है। मतलब अगर इन दोनों एच एटम में आपके पास में इलास्टिक कोलिजन होगा ना, अगर इन दोनों बीच में क्या होगा आपके पास इलास्टिक कोलिजन होगा, तो इसमें कोई फोटोन निकल सकता नहीं है। फोटोन किससे निकलेगा? जो एनर्जी लॉस हुई कोलिजन के ड्यूरेशन में। तो आप पता है कि जो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, मान ली ग्राउंड स्टेट में कोई एच एटम था, उसे मिनिमम कितनी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए एनर्जी का लॉस 10.2 होना चाहिए, और ये सवाल बोल रहा है कि इसको एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, तो गलत बात है ना। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस होना चाहिए, वो अगर आप देखते हैं तो शायद वो 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ऐसा सवाल हमने क्लास में किया था, मेरी बात को वापस सुन ले कि एनर्जी का जो लॉस होना चाहिए वो इस मिनिमम एनर्जी के बराबर होना चाहिए, और ये मिनिमम एनर्जी कितनी है? 10.2। सवाल में बोल रहा है कि इसकी टोटल एनर्जी 10.2 देने से काम हो जाएगा, नहीं होगा ना, वो 10.2 देगा तो 100% एनर्जी लॉस थोड़ी होता है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर भी कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट एनर्जी लॉस होता है, वो मैक्सिमम लॉस हो सकता है पर 100% नहीं है। तो अगर आप इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, अगर आप जैसे आप इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, तो पूरी लॉस नहीं होगी, कुछ पार्ट लॉस होगा, तो वो पार्ट की वैल्यू जो होगी वो इससे कम होगी, तो इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता नहीं है। तो इसमें दो ऑप्शन सही हो गया आपके पास, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। 36 बढ़िया सवाल है, लोग इसमें गलती करते हैं। सवाल में क्या बोला गया? ऐसे आपके पास दो स्फीयर है, इसका मास गिवन है आपको m और डेंसिटी सेम है, तो इसका m होगा तो इसका कितना हो जाएगा? 8m हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी सेम है, दैट इज रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम अगर v होगा तो इसका 8v होगा, तो इसका मास m, तो इसका मास 8 है। आपने इसको वेलोसिटी दे दिया v0, अगर आपने इसको v0 दे दिया पर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा आपके पास सेटअप कुछ ऐसा होगा, ये वाला इधर मूव कर रहा होगा तो ये इसको भी ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्लियर? मतलब ये दोनों मूव करना शुरू कर देंगे, जैसे ये मूव करेगा दोनों अट्रैक्शन की वजह से मूव करना शुरू कर जाएंगे। फिर क्या होगा? इनिशियल इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ये v1 v2, इनिशियल इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, धीरे धीरे क्या होगा? इस पे तो इस तरफ फोर्स होगा, इस पे इस तरफ, इसकी स्पीड घटेगी और इसकी स्पीड बढ़ेगी। मैक्सिमम सेपरेशन पे आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम सेपरेशन में दोनों की स्पीड क्या होगी? बराबर होगी। तो दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जैसा सवाल आपके पास है। अब सवाल में देखते हैं, पहला ऑप्शन इसने क्या बोला? पहला बोला मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द टू स्फीयर सेंटर विल बी। तो यार देख, जब मैक्सिमम सेपरेशन होगा, जब आपके पास इन दोनों की स्पीड क्या होगी? सेम होगी। तो मैंने बोला इनिशियल मोमेंटम था mv0, फाइनल कितना हो जाएगा? 9mv। तो यहां से जो v की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? v0/9। ठीक है, अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। तो इनिशियल जो पोटेंशियल थी वो कितनी थी? -g8m² डिवाइड बाय 3r प्लस हाफ m v0²। फाइनल आप देखिए कितना बन जाएगा? हाफ 9m v0² बाई 81 बनेगा ना ये, तो यहां पे जाके 9 हो जाएगा, -8gm² डिवाइड बाय r। इस r की वैल्यू आपको निकालनी है। आप ये सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने जाएंगे तो ये वाली वैल्यू तो मेरे पास आएगी 1/2 माइनस 1/18। तो ये कितना है सोल्व करके? 18 और एलसीएम लेंगे तो 8/18 ना, 8/18 ऐसे आएगा ना, दिस विल बी 8/18। तो कितना बन जाएगा ये? 4/9। ठीक है, तो ये तो आया 4/9 mv0², 4/9 mv0² लिख दिया, इन दोनों की वैल्यू है ये। यहां पे लिखा 8/3 gm² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू -8 gm² डिवाइड बाय स्मॉल r। तो ये 4, यहां पे ये 2 और यहां पे ये 2, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इस r की वैल्यू निकालनी है। और एक m, यहाँ पे m और ये m साफ हो रहा है, तो जो r की वैल्यू आपके पास आ रही है वो कितनी है? दैट इज gm, 2gm डिवाइड बाय v0² माइनस है ना, इसको मल्टीप्लाई करता है माइनस को इधर, तो कितना है तेरे पास? 2gm/3r
माइनस वी नोट स्क्वायर बाय 9, ऐसा एक्सप्रेशन कुछ बन रहा है। तो ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है क्या, देखते हैं। तो इसको अगर आप थोड़ा सोल्व कर लीजिए तो 9 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। 9 एलसीएम आएगा तो ऊपर तो बन जाएगा 18GM और एक आर भी ऊपर चला जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपके पास 6GM माइनस वी नोट स्क्वायर आर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है क्या? ठीक है, तो ए ऑप्शन तो आपके पास मैच कर गया। फिर आपसे बोला गया बी ऑप्शन में फॉर द स्फीयर टू बी नेवर कोलाइड वी नोट मस्ट बी ग्रेटर देन। नेवर कोलाइड वाली कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब आपके पास में ये वाला चीज आ रही हो, मतलब नेवर कोलाइड के लिए क्या है, जब मैक्सिमम सेपरेशन वाले केस में चलते हैं मैक्सिमम केस, जब मैक्सिमम सेपरेशन होगा उस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। उसके बाद में क्या होगा, उनका सेपरेशन कम होना शुरू होगा। अगर आपको कभी कोलाइड नहीं होने देना है तो मैं बोल रहा हूं कि जब दोनों की स्पीड सेम थी तब आर कितना बन जाए, तेरे पास इन्फिनिटी बन जाए। क्योंकि अगर मैक्सिमम सेपरेशन वाले केस में आर इन्फिनिटी हो गया तो उसके बाद में अट्रैक्ट ही नहीं करे, पर अगर उसका में अट्रैक्ट कर देता तो फिर पक्का आगे कोलाइड करेगा ही करेगा। मतलब हम चाहते हैं कि नेवर कोलाइड वाले केस में जब आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी था आपके पास में, उस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये सेम केस ही रहेगा, बस यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो यहां से आप उस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो आप निकाल लीजिएगा। हमें इसकी v की वैल्यू तो पूछिए ना हमसे, v कितना होना चाहिए, तो यहां से आप v की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, तो एक्सप्रेशन में b मैच कर जाएगा। सी ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, आप कर लेंगे ना, यहाँ पे आर इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके v नॉट की वैल्यू निकाल लेना, आ जाएगा आंसर आपके पास। सी ऑप्शन में क्या बोला है, द स्मॉलर स्फीयर विल हैव वेलोसिटी -7 v नॉट बाय 9 बिफोर कोलाइडिंग अगेन विद द अदर स्फीयर। ये मैं आपको करके दिखा देता हूं कि भाई कैसे करना पड़ेगा। आपको बोला जब वापस आके कोलाइड कर रहा होगा तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमसे पूछी जाए। तो इक्वेशन देख कैसे लिखेंगे, जब वापस आ रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ मान लेते हैं v1, ओके, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ कुछ मान लेते हैं v2। मोमेंटम कंजर्व अगर आप करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 8mv2 माइनस mv1 इज इक्वल टू mv0। साफ हो गया ये mm, इक्वेशन आ गई, v0 इज इक्वल टू 8v2 माइनस v2। ठीक है, कोलाइड करते हैं, एक इक्वेशन याद। दूसरा आप क्या कीजिए, आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा लीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे आप, इनिशियल लिखा -GMM डिवाइड बाय 3r प्लस हाफ m v नॉट स्क्वायर, फाइनल में भी इतनी आएगी क्योंकि जस्ट कोलाइड करने वाला है, प्लस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 8m v2 स्क्वायर। ये साफ हो जाएगा आपके पास। तो एक इक्वेशन आपके पास में क्या बन गई, वो इक्वेशन है आपके पास, दैट इज हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस 4m v2 स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस है, आपने सोल्व कर लीजिए, यहां से आपके पास v1 v2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये रिजल्ट भी आपका मैच कर जाएगा। यहाँ पे डी में क्या बोला गया, इफ टू स्फीयर अंडरगो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देन द बिगर स्फीयर विल कम टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन। अब आप इसके आपको वेलोसिटी मिल जाएगी ना इसकी v1 v2 को, और जब आप परफेक्टली कोलाइड कराएंगे, जैसे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 थी, इसकी वेलोसिटी v2 थी, आप सोल्व करिए, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। फिर कोलाइड करते हैं अगर आप देखेंगे तो वापस वही सेटअप बन जाएगा, बिकॉज मोमेंटम तो कंजर्व रखना है ना आपको। जैसे आप इलास्टिक कोलिजन कराएंगे तो वापस ये वेलोसिटी v नॉट बन जाएगी। आप सिंपली कर सकते हैं, इसमें भी दो इक्वेशन आप बना लेना कि कोलिजन के बाद में वैसे सीधा ही आइडिया लग रहा है, कोलाइड करें तो वापस ये सेटअप बन जाएगा। फिर मान लीजिए आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे v3 मान लो, इसको ऐसे कुछ v4 मान लो, मोमेंटम कंजर्व कर लो, एक e इज इक्वल टू 1 की इक्वेशन लगा। थोड़ा सा लेंथी है कैलकुलेशन आपके पास में, पर मैंने आपको तरीका बता दिया। आप इस सोल्व करेंगे, चारों ऑप्शन मैच करेंगे, फिर इसके चार ऑप्शन सही हो जाएंगे। ए बी सी डी अच्छा सवाल है, एक बार आप ढंग से कीजिएगा सवाल को। 37 बढ़िया सवाल है। इस सवाल में सबसे पहले तो बोला गया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको थोड़ा बाद में प्रोसीड करते हैं, पहले पोटेंशियल वाला देखते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये देख इसके यहाँ पे क्यू चार्ज था, ये तेरे पास कैसा था, न्यूट्रल था ना, इस पे कोई चार्ज नहीं है। क्यू चार्ज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे क्यू चार्ज होगा, इसको देखते देखते क्या चार्ज आ जाएगा तेरे पास, यहाँ पे कुछ ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इस तरफ ऐसे नेगेटिव चार्ज आएगा तेरे पास, और यहाँ पे ऐसे कुछ पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके का सेटअप आएगा। इसके शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पे EFI 0 होगा, हर एक पॉइंट पे EFI 0, किसकी वजह से, पूरे सिस्टम की वजह से, नेट अंदर EFI 0 है। आपको बोला ए पॉइंट का पोटेंशियल बताइए, तो मैंने बोला सेंटर का निकाल लेता हूं, जो सेंटर का होगा वो यहाँ का होगा, बिकॉज इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो मैंने बोला जो पोटेंशियल होगा सेंटर का इस वाली शेल की वजह से 0, बिकॉज इस पे चार्ज इंड्यूस तो हुआ पर नेट चार्ज तो 0 ही है। तो कितना है तेरे पास, KQ/R, ये तेरे पास पोटेंशियल आ गया
ए पॉइंट के ऊपर तेरे पास, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल आ गया के क्यू बाय आर, तो कितना बन जाएगा क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बी सही नहीं हुआ, सी सही हो गया। फिर देख अब ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो किसकी वजह से है, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू शेल, इन दोनों की वजह से है ना। तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो तेरे पास है क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस क्यू की वजह से कितना हुआ, के क्यू डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और शेल की वजह से हमें निकालना है, तो शेल की वजह से कितना आ गया तेरे पास, ये बी ड्यू टू शेल जो आएगा तेरे पास वो कितना आ गया, के क्यू बाहर आ गया तेरे पास, और यहां पे ये टर्म कितनी थी, आर थी ना तेरे पास, के क्यू बाहर आ गया 1 बाय आर माइनस कैपिटल आर आएगा, सॉरी 1 माइनस आर माइनस कैपिटल आर। इस तरह का सेटअप तेरे पास आ रहा है। तो ये रिजल्ट भी मैच कर गया, हो गया आपके पास में सी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया, बी भी हो गया। अब भाई साहब सबसे शानदार है इसका ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की है पॉइंट ए पे। इतना आप छाप लीजिए, इतना समझ में आ गया, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिएगा, अब हमें यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको चमक जाएगी चीज, सुनना मेरी बात को। यहां पे जो EFI है, इस वाले पॉइंट पे EFI है, वो किस किस की वजह से है, शेल की वजह से, क्यू की वजह से है। तो अगर आप बात करेंगे ई आउटसाइड पॉइंट ए के, आउटसाइड मतलब बाहर वाले पॉइंट पे, तो इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा होगा, ई ड्यू टू स्फीयर प्लस ई ड्यू टू क्यू, और क्यू की वजह से कितना है उसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय, एक बार लिख देते हैं ना, ई ड्यू टू क्यू लिख देते हैं, ई ड्यू टू क्यू लिख देते हैं, ठीक है। अंदर वाले पॉइंट पे, यहां पे देख, अंदर वाले पॉइंट पे नेट EFI 0 है। नेट EFI सिर्फ शेल की वजह से, सबकी वजह से मिला के 0 होता है। अगर आपको बोला जाए कंडक्टिंग शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर का चार्ज आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो शेल का चार्ज भी अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ताकि अंदर वाले पॉइंट्स पे नेट EFI कितना बन जाए, 0। मतलब यहाँ पे जो नेट EFI होगा वो 0 होगा, सिर्फ शेल की वजह से 0 नहीं होगा, जो बाहर पूरा सेटअप है सबका नेट EFI कितना होगा, 0 होगा। तो अगर आप बात करेंगे ई इनसाइड स्फीयर की वजह से नेगेटिव चार्ज इधर आएगा आपके पास, ई स्फीयर माइनस ई क्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0। क्लियर। इसका मतलब जो ई आउटसाइड आएगा, ई आउटसाइड वो कितना आ गया तेरे पास, इसको तो लिख दे ई स्फीयर को ई क्यू दे ट्वाइस ऑफ ई क्यू, ठीक। अब मेरी बात सुन, अगर तू यहां पे गोस्लो लगाएगा, यहां पे ऐसे गोस्लो लगाएगा, ऐसे गोशियन सरफेस बना ले, तो यहां पे तू क्या लिखेगा, ई इंटू में ए, यहां पे कुछ नहीं लिख पाएगा, बिकॉज पहली बात तो गोस्लो लगता है ना, उसमें ई नेट आता है। अब इसके लिए लगा रहा है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे ई सिर्फ इसकी वजह से नेट EFI आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नेट EFI होगा, यहाँ पे नेट 0 है, तो इसकी रिफ्लेक्स लिखा नहीं, सिर्फ इसके लिखा ई इंटू में ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, दैट इज सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ये साफ हो गया, तो ई की वैल्यू कितनी है तेरे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको किसके बराबर कर देंगे, इसको कर देंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात वापस समझ रहे, गोस्लो में जो ई आता है वो नेट EFI है, यहाँ पे जो ई है वो क्या है, नेट है। तो यहाँ पे इतना आ गया तेरे पास, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने लिखा 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई क्यू की वैल्यू लिख दो। यहाँ पे क्यू की वजह से कितना EFI आ रहा होगा, के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। इस तरह का आंसर है क्या आपके पास, ये थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो अब ये बन गया 2 एप्सिलॉन नॉट, के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइड बाय, तो यहां से ये 2 साफ हो गया, एप्सिलॉन नॉट साफ हो गया, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, क्यू बाय 2 पाई दैट इज स्मॉल आर, कैपिटल आर को बार बार क्यू क्यों लिख रहा हूं, कैपिटल आर, ऐसे कुछ सेटअप आ रहा है आपके पास। हाँ ठीक है, ये रिजल्ट आपके पास मैच कर रहा है, क्लियर। और नेगेटिव सिग्मा एक्चुअली नेगेटिव चार्ज आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ माइनस आप लिख सकते हैं, ये माइनस आ जाएगा, क्लियर है। ये अच्छा सवाल था। तो इस हिसाब से 3 ऑप्शन सही होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 38 बढ़िया सवाल है। इसमें 2 पिस्टन है आपके पास में, एक कंडक्टिंग है, एक इंसुलेटिंग है, ठीक है। नीचे वाले में आपके पास जो गैस है वो मोनोएटॉमिक है, 2 मोल्स है, इसमें आपके डायटोमिक है, 4 मोल्स है। यहाँ से आप कुछ हीट दे रहे हैं, मतलब ये सेटअप से हीट बाहर नहीं जाएगी, इतने सेटअप से यहाँ से यहाँ पे हीट बाहर जा सकती है। प्रोसेस की अगर आप बात करेंगे तो आप बोल सकते हैं भाई ये फ्री है मूव करने के लिए, मतलब पूरे में जो प्रेशर रह रहा होगा वो क्या रह रहा होगा आपके पास, सेम रह रहा होगा, बिकॉज ऊपर पहले भी ATM था, यहाँ पे पहले ATM था, अब भी ATM ही रहेगा, क्योंकि ये तो फ्री है ना मूव करने के लिए। यहाँ का जितना प्रेशर होगा उतना यहाँ का होगा, और यहाँ का भी उतना ही होगा। तो प्रोसेस कैसा है आपके पास, आइसोबारिक है। तो आपने जो हीट सप्लाई किया है वो हीट कितना सप्लाई किया है आपने, सवाल में आपको तो आपके पास हीट गिवन है, दैट हीट इज 190 R। ये किसके बराबर होगा,
एन सीपी, इसका कितना हो जाएगा 5/2r डेल्टा टी प्लस एन, इसका सीपी कितना हो जाएगा तेरे पास, दैट इज 7/2r मल्टीप्लाई डेल्टा टी। क्लियर? यहां से आर 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 साफ हो गया तेरे पास, यहाँ पे ये 2 आ गया, यहाँ पे ये आ गया, तो 190 इज इक्वल टू 5 डेल्टा टी प्लस 14 डेल्टा टी। यहाँ जो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई तेरे पास 10। चेंजिंग टेम्परेचर है वो 10 डिग्री केल्विन कुछ भी हो सकता है, तो ये आ गया आपके पास। फिर इसने क्या बोला, वर्क डन बाय गैस इन चैम्बर बी। चैम्बर बी आपके पास ये वाला चैम्बर बी, इसके लिए क्या लिखेगा वर्क डन के लिए, तो तुझे पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन होता है। डेल्टा क्यू पता है कितना एन सीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू कितना एन सीपी डेल्टा टी, तो यहां से क्या आ जाए तेरे पास वर्क आ जाएगा। निकाल पाएगा ये वर्क यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू पुट कर ले। इसके लिए एन की वैल्यू 4 है, सीपी की वैल्यू कितनी है तेरे पास, सीपी की वैल्यू तेरे पास 5/2 7/2 और डेल्टा टी की वैल्यू 10 है -4, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई तेरे पास 5/2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू वर्क डन आ गया। और यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं, ये 5, ये भी यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 20 140 माइनस 25 100, तो वर्क डन कितना आया तेरे पास, वर्क डन आ गया 40 आर आएगा ना, एक आर आर और आएगा 40 आर आएगा आपके पास, तो एक 40 आर आ गया आपके वर्क डन बी के अंदर। अगर ए में निकालेगा, ए में कैसे निकालेगा, सिमिलर कंसेप्ट से अगर डी ऑप्शन में चलेगा, इसने बोला बोथ गैस विल सफर इक्वल चेंज इन वॉल्यूम, तो हम लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख दिया, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, डीवी इज इक्वल टू एनआर डीटी डिवाइड बाय पी। अब ऐसे दोनों के लिए डीटी की वैल्यू सेम है, इनिशियल प्रेशर सेम था, आर सेम, पर एन के जो डिफरेंट है। अगर एन के जो डिफरेंट है तो दोनों में जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो डिफरेंट आएगा। इसमें जो वॉल्यूम चेंज आएगा वो इसका, इसमें जो वॉल्यूम चेंज आएगा वो इसका डबल होगा, बिकॉज किसके प्रोपोर्शनल है, एन के प्रोपोर्शनल है। तो आपके पास इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। 39 में आपसे बोल रहा है कि हमने स्विच को एक लंबे टाइम तक पहले क्लोज रखा। अगर आपने स्विच को लंबे टाइम तक क्लोज रखा होगा तो ये इंडक्टर कुछ मतलब ड्रॉप नहीं शो करेंगे पोटेंशियल का, तो ये स्टेट वायर जैसा बन जाएगा। तो इसमें जो करंट आ रहा होगा वो ई बाय आर आ रहा होगा, मान लेते हैं बल्क रेजिस्टेंस कुछ आ रहा है, इसमें भी कितना आ रहा होगा आपके पास, ई बाय आर आ रहा होगा, और यहाँ पे भी कितना आ रहा होगा आपके पास, ई बाय आर आ रहा होगा। फिर आपसे क्या बोला गया, ऑल बल्ब रिमेन, फिर क्या बोला, स्विच को ओपन करना चाहता है ना, स्विच को ओपन करने के बाद में क्या होगा वो पूछ रहा है। स्विच को ओपन कर दिया तो मुझे पता है इंडक्टर से जो करंट होगा उसमें कोई वेरिएशन आना नहीं चाहिए। इससे कितना था, E/2R जा रहा था इनिशियली, और इससे कितना था, E/R। सही है ये बात, ठीक। अगर आप जैसे ही इस स्विच को अगर आप ओपन करेंगे, स्विच को ओपन करेंगे, इससे तो E/R का E/R ही जाएगा, तो इसकी पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी। बहुत बढ़िया। इससे अगर तू देखेगा तो इससे E/2R आ रहा था, E/2R ही आएगा, तो यहां से E/R गया, तो यहाँ पे भी E/, तो इसकी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा इसकी बात करते हैं इस वाले की, तो यहां से देख, इससे E/2R था, यहां से E/R, तो यहाँ पे E/2R, तो यहाँ पे कितना जाएगा, E/2R जाएगा आपकी बात। इसकी पावर सॉरी 2E/R ना, एक मिनट, ये 2E/R, यहाँ पे E/R, यहाँ पे E/R, तो इसमें कितना जाएगा, यहां से E/R आएगा, यहां से E/R आएगा, तो यहाँ पे कितना है तेरे पास, 2E/R, तो इससे कितना है 2E/R। मतलब इससे जाने वाला जो करंट था वो डबल हो गया। अगर करंट डबल हो गया तो पावर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा आपके पास। तो ए ऑप्शन में बोल रहा है ऑल बल्ब रिमेन इक्वली ब्राइट एट ऑल टाइम, गलत बात। द बल्ब B1 and B2 become 4 times the original, the brightness of bulb B1 will become 4 times of its original brightness, सही बात है। फिर बोला द बल्ब B1 become 0 brightness immediately after opening the switch, नहीं 0 नहीं आ रहा, 4 टाइम्स हो जा रहा है। डी ऑप्शन बोल रहा है बल्ब B2 and B3 रिमेन इक्वली ब्राइट, सही बात है, क्योंकि उनसे करंट क्या जा रहा है आपके पास, सेम जा रहा है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, इसके ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए सवाल क्या था आपके पास, एक कैपेसिटर है, एक स्लाइडर है, एक स्प्रिंग से इसको बांध रहा है, आपने इसको वेलोसिटी दी v, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब सबसे पहले तो पूछ रहा है एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ किसी भी टाइम पे जो इस पे पोटेंशियल होगा वो होगा VBL। मान लीजिए अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसा बैटरी बनेगा ना VBL का, ठीक है। अगर ये VBL होगा तो यहाँ पे भी जो चार्ज होगा आपके पास वो, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मल्टीप्लाई C, ये क्या आ गया आपके पास, Q आ गया। अब आपको इस पे स्लाइडर पे फोर्स लिखना है। स्लाइडर पे फोर्स लिखने के लिए क्या चाहिए ना, आपको करंट चाहिए, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो आई क्या बना, आई बना आपके पास CBL मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, ठीक है। अब आपसे ये बोला गया अगर आप ये x शिफ्ट हो गया आपके पास में, तो अगर ये x शिफ्ट हो गया तो इसका एक्सीलरेशन के बारे में चर्चा हुई है। तो मेरी बात समझना, पहले जब इसका इनिशियली वेलोसिटी v0 था,
तो जो सबसे पहले जो बैटरी का ईएमएफ रहा होगा वो मैक्सिमम रहा होगा, मतलब इस पे जो चार्ज रहा होगा वो क्या रहा होगा, मैक्सिमम रहा होगा। कब t इज इक्वल टू 0 पे, जैसे आपने इसको वेलोसिटी दी ना तो ऑटोमेटिकली इस पे चार्ज आ गया होगा, मतलब जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो इसको वेलोसिटी देने के लिए भी करना पड़ेगा, चार्ज भी देने के लिए करना, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली आपको करना पड़ेगा। अब उसके बाद में जैसे जैसे वेलोसिटी कम हो रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, बैटरी ऐसे पर करंट ऐसा आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है तो करंट की वैल्यू जो चार्ज होगा वो भी कम होगा, चार्ज को ऐसे फ्लो करना पड़ेगा। अब करंट ऐसे जा रहा है तो आईएलबी फोर्स इस तरफ लग रहा है, करंट ऐसे जा रहा है ना आपके पास, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ है। तो अगर करंट आपके पास ऐसा जा रहा है, VBL था, बैटरी ऊपर की तरफ बना दिया, ठीक है, और करंट ऐसा आ रहा है, तो इसमें फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा होगा। तो जो स्प्रिंग का फोर्स है वो कितना है, हम लिखते हैं kx उस तरफ है, kx माइनस ILB, kx माइनस ILB इज इक्वल टू क्या आ गया तेरे पास, m इंटू में a, के आई की वैल्यू पुट कर दिया ये आपने, तो कितना बन जाएगा ये b स्क्वायर l स्क्वायर c मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू m में, तो यहां जो एक्सप्रेशन आया वो आया kx डिवाइड बाय b स्क्वायर l स्क्वायर c प्लस m, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये मैच नहीं कर रहा बिकॉज हमें माइनस गिवन है, तो आपके पास में ये b वाला इसका सही नहीं होगा और a भी सही नहीं होगा। फिर चलते हैं द मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन देख, इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी दी तूने, हाफ m v0 स्क्वायर दी थी, और साथ में इसको भी तूने चार्ज किया ना, वेलोसिटी देते ही चार्ज हो गया, मतलब ये जब ये मैक्सिमम चार्ज हुआ था उस टाइम इसकी वेलोसिटी v0 थी। मेरी बात समझ, मैं ये नहीं बोलता इसको चार्ज दिया तो इसको वेलोसिटी दी, और जैसी वेलोसिटी दी होगी तो बैटरी कितना बन गया, VBL का बैटरी बन गया होगा, तो इससे ऑटोमेटिकली चार्ज इसके पास चला गया होगा। जब आपने इसको v0 वेलोसिटी दी होगी तो आपको दोनों वर्क एक साथ करने पड़ेंगे, इसको वेलोसिटी देना और ऑटोमेटिकली इस पे चार्ज भी चला गया होगा। तो टोटल एनर्जी कितनी थी, हाफ m v0 स्क्वायर प्लस हाफ c v स्क्वायर, v स्क्वायर कितना है v0 b हाफ k x स्क्वायर, हाफ 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 साफ हो गया आपके पास। और अगर आप यहां पे चेक करेंगे तो कितना बनेगा, m v0 स्क्वायर प्लस c v0 स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर इज इक्वल टू k x का स्क्वायर। अब मुझसे x की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो हम v0 बाहर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या बन जाएगा m प्लस c b स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइड बाई k का रूट, ये आ गया आपके पास मैक्सिमम x। तो ये इस हिसाब से इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, दैट इज ऑप्शन डी। सवाल बढ़िया था, ये पेपर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।